आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों इस वीडियो में आपको 2013 के कुछ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें मैंने, जो एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के और मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम के हैं। और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चंस हैं। वो पूरे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और पूरा आंसर बताऊंगा किस तरह से उनको डील करना है, आपको किस तरह से अप्रोच करना है, और उनके साथ उनके कॉन्सेप्ट्स भी, जहाँ कहीं भी कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी मैं कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए ये क्वेश्चंस हैं जो एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन आया है। आई एंड हिम आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। देखिए इसमें 4 सेक्शन है और किस पार्ट में एरर है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए एरर जो है ये इसमें फर्स्ट पार्ट में है। इसमें इसमें जो ये जो हिम है इसकी जगह ही होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको, ये जो आर है हेल्पिंग वर्ब से, यहाँ पर जो प्रोनाउन आएंगे, यहाँ पर इस जगह जो प्रोनाउन आएंगे ये सब्जेक्ट की पोजीशन है, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएंगे वो सब्जेक्टिव केस में आएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोनाउन यहाँ पर आएंगे वो आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे ही है सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, उसी तरीके से आई है सब्जेक्टिव केस और उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। तो इस तरह से केसेस होते हैं प्रोनाउन के, ये कैटेगरी है, प्रोनाउन की कैटेगरी होती है। जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पजेसिव केस। और पजेसिव केस होता है जैसे माय या हिज या हर, वो होता है पजेसिव केस। हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, ही होता है सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर चूंकि ये सब्जेक्ट की पोजीशन है इसलिए ये दोनों प्रोनाउन एक तो सब्जेक्टिव केस में आएंगे। एक तो इसमें ये गलती ये है, और दूसरी गलती इसमें ये भी है कि इसमें एक सीक्वेंस की भी गलती है। देखिए इसमें मैं एक आपको रूल बता रहा हूँ, इसके मैं अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा अभी। पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन सभी के मैं बनाऊंगा दोनों लैंग्वेज में और अपलोड करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि मुझे ये क्वेश्चंस बताना है आपको लास्ट ईयर के और आपके फोर्थ कमिंग एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो अभी आप ये क्वेश्चन समझिए। उसके बाद मैं आपको जो वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊँगा उसके पार्ट ऑफ स्पीच के वो मैं अपलोड कर दूँगा दोनों वर्जन्स में, हिंदी और इंग्लिश में, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें प्रोनाउंस का सीक्वेंस क्या है, यदि 2 या 3 प्रोनाउन आ रहे हैं तो वो किस सीक्वेंस में रखे जाएं। देखिए इसमें जो जनरल रूल है वो है 231, 231 का रूल बोलते हैं इसको। 231 आप नॉर्मल कंडीशन में याद रखिए, ठीक है। 231 में 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हमेशा क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन में सारे नाम आते हैं, ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। और सारे नाम, राम, श्याम, मीना, ये सारे नाम आएंगे जितने भी थर्ड पर्सन में आते हैं। और फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। तो इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में ये आप रूल याद रखिए 2, 3, 1। दिस इज द रूल फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ वेरियस प्रोनाउंस। यदि 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन है तो उसको किस सीक्वेंस में रखा जाए, उसके लिए है 2, 3, 1 का रूल। ये नॉर्मल रूल है। अब यहाँ पर सेकेंड पर्सन तो है नहीं, तो कौन सा रूल लगेगा इसमें, तो रूल लगेगा इसमें 3 and 1, क्योंकि सेकंड पर्सन नहीं है इसलिए 3 and 1। मतलब थर्ड पर्सन पहले आएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, मतलब हिम जो है वो पहले आएगा। तो यहाँ पर होगा ही एंड आई, हिम नहीं होगा, यहाँ पर होगा ही एंड आई। मतलब अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में, मतलब इस पार्ट में 2 गलतियाँ, एक सीक्वेंस की गलती है और एक ग्रामर की गलती है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ए। और एक नॉर्मल रूल और है, वो होता है 1, 2, 3 का, लेकिन वो होता है 1, 2, 3 का। ये भी प्रोनाउन का रूल है। 1, 2, 3 का रूल जब अप्लाई होता है जब हम एडमिट कर रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया है, हमने कोई क्राइम किया है, हमने कोई गिल्ट किया है, तो उसके लिए 1, 2, 3 का रूल अप्लाई होता है। जैसे मैंने, तुमने और उसने, ठीक है, मैंने, तुमने और उसने एक गलत काम किया है, या मैंने, तुमने और उसने चोरी की है। इस तरह से जब हम कोई क्राइम की बात करते हैं, अपने ऊपर कोई आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए ये 1, 2, 3 का रूल आता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जो रूल लगता है वो लगता है 2, 3, 1 की। तो यहाँ पर किसी गिल्ट फीलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, किसी क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी उसकी बात नहीं कर रहे। तो आई एंड हिम आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एक जनरल सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर रूल अप्लाई होगा 2, 3, 1 का। 1, 2, 3 का नहीं, 2, 3, 1 का। अब चूंकि इसमें 2 नहीं है तो यहाँ पर रूल लगा है 3 and 1 का। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें, इस सेंटेंस में 2 गलतियाँ थी, तो आपका आंसर होगा इसमें ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। देखिए ये देयर जो पजेसिव केस है, देयर का मतलब क्या होता है, उनका। दिस इज देयर हाउस, ये उनका मकान है, ठीक है।
तो वन का जो पजेसिव केस होगा वो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो वन का पजेसिव क्या होता है, वन का पजेसिव केस होता है वंस। तो इसलिए ये पार्ट इसमें गलत है और आपका आंसर होगा इसमें सी, क्योंकि सी पार्ट में है ये आंसर। वन शुड लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स, मतलब एक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स की अच्छी हिफाजत करनी चाहिए, अच्छी तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए, ये इसका मतलब है। वन शुड लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स होगा, देयर पेरेंट्स नहीं होगा, देयर आएगा दे के साथ, दे शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, ऐसे होना चाहिए ये, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर वन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसलिए इसके साथ आएगा वन और इसका आंसर होगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ये है आपका नेक्स्ट सेंटेंस। देयर वुड हैव एन एक्सीडेंट, या देयर वुड हैव बीन होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर, देयर वुड हैव बीन एन एक्सीडेंट एंड फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन। ये देखिए कितना डिफिकल्ट सेंटेंस है और CHSL एग्जाम में आया है ये यहाँ पर एक्चुअली वुड हैव बीन है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइप नहीं हो पाया है। देयर वुड हैव बीन एन एक्सीडेंट एंड फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन। देखिए इसमें गलती क्या है, यहाँ पर गलती है। इसमें एक फ्रेज होता है बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन उसके प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, टल गया। तो जो फ्रेज है वो है बट फॉर, ना कि एंड फॉर, ठीक है। तो इसका ये मतलब है बट फॉर एक फ्रेज होता है। तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस था। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये सारे फ्रेजेस, इडियम्स और सारे ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इनको मैं बहुत डिटेल में आपको अलग से वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन चूंकि अभी मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। इफ़ यू हियर इंगेज्ड टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। देखिए इस सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ें तो ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस तरह की मिस्टेक्स बैंक PO एग्जाम में, SSC एग्जाम में, बैंक क्लर्क एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं। यहाँ पर बहुत सटल मिस्टेक होती है, मतलब लगता नहीं है कि यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो सकती है। तो इसमें मिस्टेक इसलिए आपको हर पार्ट को बहुत क्लोजली एग्जामिन करना चाहिए। इफ़ यू हियर, ये सेंटेंस सही है। अब देखिए एंगेज्ड टोन है, यहाँ पर हम टोन मतलब एक नाउन की बात कर रहे हैं। ये टोन क्या है, एक नाउन है। तो वो नाउन कैसी है, मतलब वो टोन किस टाइप की, एंगेज्ड टोन है। मतलब हम नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव से, मतलब एक पर्टिकुलर टोन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। टोन कैन बी ऑफ मैनी काइंड, टोन बहुत सारे तरह की हो सकती है, एंगेज टोन हो सकती है, कई तरह की हो सकती है। तो इसलिए चूंकि हम पर्टिकुलर टोन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हम लगाएंगे द। यहाँ चूंकि ये पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल तो ही लगाएंगे, लेकिन आर्टिकल में भी ए, एन और दा में से केवल दा लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं उसको। तो इसलिए यहाँ पर इस पार्ट में आपका ये जो बी पार्ट है, इस पार्ट में गलती है और आपका आंसर होगा इसमें बी। देखिए ये SSC CGL Tier 2 एग्जाम का आया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें बहुत ही माइनर मिस्टेक है। ये SSC Tier 2 के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए ये है नेक्स्ट पार्ट, 5th क्वेश्चन। एज ए बॉय नकुल इज ए वेरी ओबीडियंट पोलाइट, Nakul is a very obedient, polite and a hard working, but as a student he is always inattentive in studies। ये देखिए CHSL एग्जाम में आया है 2013 के, इसमें मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो इसमें गलती क्या है, देखिए मैंने लास्ट ट्यूटोरियल्स में भी बताया है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद कुछ पर्टिकुलर प्रपोजिशंस आते हैं इंग्लिश में। जैसे प्राउड के बाद ऑफ आता है, डिप्राइव के बाद ऑफ आता है, कॉम्प्लीमेंट के बाद ऑन आता है। इस तरह से मैंने प्रोफिशिएंट के बाद प्रोफिशिएंट इन आता है। तो इस तरह से मैंने कुछ वर्ड बताए थे। इसी तरीके से एक वर्ड होता है, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, ठीक है। तो ये अटेंशन जो वर्ड है, अटेंशन जो वर्ड है, इसके बाद आता है टू, इसके बाद इन कभी नहीं आता, इसलिए ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर अटेंटिव ना करके इन्होंने कर दिया इन अटेंटिव। तो अटेंशन जो वर्ड हो किसी भी फॉर्म में हो, अटेंशन हो, पे अटेंशन हो, अटेंटिव हो, इन अटेंटिव हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, उसके बाद आता है टू। तो इसलिए इस पार्ट में आपका आंसर होगा सी। इस पार्ट में गलती है और आपका आंसर होगा सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन ही फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ ही अनहेजिटिंगली कॉल्ड मी फॉर हेल्प। ठीक है, तो इस पार्ट में देखिए, इस पार्ट में चूंकि सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में यहाँ पे कॉल्ड है, पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ये पास्ट टेंस होना चाहिए, इसलिए इसमें ए आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आई एंड मीना। यहाँ पर देखिए वही सीक्वेंस का क्वेश्चन आ गया, आई एंड मीना। तो यहाँ पर मैंने अभी कौन सा रूल आपको अप्लाई किया था, आपको बताया था 2 3 1। ठीक है, इसमें सेकंड पर्सन नहीं है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, 3 and 1, मतलब थर्ड पर्सन पहले आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। तो मीना इसमें थर्ड पर्सन है, तो मीना एंड आई होगा। दोनों सब्जेक्टिव केस में है वो सही है, लेकिन मीना एंड आई होगा, उस तरह से ये सही हो जाएगा। 1 2 3 का रूल हम कब लगाते हैं, जब हम कोई गिल्ट एडमिट करते हैं, जब हम कोई क्राइम एडमिट करते हैं, तो उस समय रूल लगता है 1 2 3। वह नॉर्मल जो रूल होता है वो होता है 2 3 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो ये है आपका प्रोनाउंस का सीक्वेंस। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एंड ही, ये फिर से आ गया, देखिए आई एंड ही हैव प्रिपेयर द होम असाइनमेंट थॉरोली। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, 2 3 1। 2 सेकेंड पर्सन इसमें नहीं है तो थर्ड पर्सन पहले आएगा इसमें, 3 1। आई एंड ही की जगह होगा ही एंड आई। तो इसमें ये गलती है, इसमें ए आपका आंसर होगा। CHSL एग्जाम में आया है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The vacancy was filled by a young scholar from Delhi University who had an extensive knowledge of ancient art। देखिए सिंपल सी गलती है इसमें, हम हमेशा बोलते हैं एक्सटेंसिव नॉलेज। एक्सटेंसिव नॉलेज का मतलब होता है डिटेल्ड नॉलेज, लेकिन एक्सटेंसिबल का मतलब हुआ जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसको फैलाया जा सकता है। तो एक्सटेंसिबल यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट वर्ड होगा, सही वर्ड होगा यहाँ पर एक्सटेंसिव। तो इसलिए आपका जो आंसर है ये आपका सी आपका इसमें आंसर होगा। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स। देखिए कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए ये सब्जेक्ट जो होता है इसको बहुत लंबा कर देते हैं, इसको बहुत मॉडिफाई कर देते हैं। ए टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स, न्यू गैजेट्स का टेक्निकल व्यू, ये आपका सब्जेक्ट है और जो कि सिंगुलर है। सम टाइम डिफर, देखिए ये गलती है यहाँ पर होना चाहिए सम टाइम डिफर्स। ठीक है, तो इसमें आपका ये डिफर जो पार्ट है ये इसमें गलत है, ये होना चाहिए डिफर्स, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, अ टेक्निकल व्यू, जो कि सिंगुलर है। तो इसलिए इसके साथ डिफर्स होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसमें आपको सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी होगी। इस तरह से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं सेंटेंस नंबर 11। वन ऑफ द मोस्ट, ये तो मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, कई ट्यूटोरियल्स में भी बता चुका हूँ कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल में आती है, क्योंकि हम जो बहुत सारों में से कुछ चीज़ को वन का मतलब होता है एक, और एक को हम पिक करते हैं कई सारों में से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होगा यहाँ पर ये गलती है आपका। वन ऑफ द मतलब बहुत सारों में से एक, तो वो बहुत सारों को दिखाने के लिए यहाँ पर आपको लिखना होगा फैक्टर्स। ठीक है, और तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग संजीवनी हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। देखिए इसको किस तरह से समझेंगे। एन एमिनेंट, यहाँ पर ये एमिनेंट जो वर्ड है ये स्पेलिंग गलत है, इसमें एक ही एम आता है, EMINENT होता है वो, इसलिए इसमें वर्ड रिलेटेड मिस्टेक है। तो इसमें आपका आंसर होगा ए। एमिनेंट मतलब फेमस या प्रसिद्ध, तो उसके लिए एमिनेंट वर्ड है, ये इमिनेंट उसमें से ले लिया, जो इमिनेंट होता है आने वाला, और एमिनेंट जाने वाला, उसका वर्ड दे दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वो एमिनेंट आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। ये आया है आपका SSC मल्टीटास्किंग एग्जाम 2013 में आया है ये क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये 30 नंबर क्वेश्चन है। आर ऑफिस इन दिल्ली बाइज, ऑफिस सिंगुलर है तो बाइज यहाँ पर सही है, 5 किलोग्राम ऑफ पेपर एवरी मंथ। देखिए 5 किलोग्राम जो है यहाँ पर ये एक फिक्स क्वांटिटी है, और फिक्स क्वांटिटी के साथ हम ऑफ नहीं लगाते, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है कि कुछ क्वांटिटी में से कुछ परसेंट क्वांटिटी, जैसे 5 किलो ऑफ होल क्वांटिटी या 5 किलो ऑफ 100 किलो, इस तरह से मतलब ऑफ का मतलब हो जाएगा कि बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी अपन ले रहे हैं। लेकिन जब फिक्स क्वांटिटी है तो हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। 5 किलोग्राम्स पेपर हम बोलेंगे, 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर नहीं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मैनी ए मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन हेल्पिंग अदर। देखिए अगर इसको एनालाइज करें तो मैनी तो प्लूरल है, लेकिन मैनी के बाद हुआ ये सिंगुलर है। तो मैनी
और मैनी ए दोनों अपोजिट है। मैनी का मतलब बहुत सारे और मैनी ए का मतलब भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, चूंकि ए लगा हुआ है इसलिए इसमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर में आएगा, और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर में है यहाँ पर तो इसलिए ये वर्ब भी इसमें सिंगुलर में आएगी। तो मैनी ए के बाद सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब दोनों सिंगुलर में आएंगी। तो आपका आंसर हुआ है इसमें बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस स्टोरी ऑफ प्रेमचंद इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर स्टोरी। देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है देखने में, और मल्टीटास्किंग एग्जाम में आया है, लेकिन इसमें गलती होनी चाहिए यहाँ पर। दिस स्टोरी ऑफ प्रेमचंद इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर स्टोरी ऑफ हिज। मतलब ये स्टोरी प्रेमचंद की किसी भी दूसरी स्टोरी से अच्छी है। अगर हम ऐसे बोलें तो यहाँ पर ये दिस सही है। ठीक है, दिस स्टोरी ऑफ प्रेमचंद इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर स्टोरी ऑफ प्रेमचंद, या एनी अदर स्टोरी ऑफ हिम। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा सेंटेंस, लेकिन चूंकि यहाँ पर वो दूसरा वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर ये दिस गलत है, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द स्टोरी ऑफ प्रेमचंद इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर स्टोरी ऑफ एनी अदर राइटर। ठीक है, दूसरे किसी भी राइटर की किसी भी स्टोरी से प्रेमचंद की ये स्टोरी अच्छी है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द स्टोरी ऑफ प्रेमचंद इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर स्टोरी ऑफ एनी राइटर, वो अंडरस्टूड है यहाँ पर। देन एनी अदर स्टोरी ऑफ एनी राइटर, देन एनी अदर स्टोरी सिंपल सा मतलब है कि एनी अदर स्टोरी मतलब किसी दूसरे राइटर की। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक इस स्टोरी को पर्टिकुलर बनाने के लिए यहाँ पर आपको दा लगाना पड़ेगा, और अगर दिस यूज कर रहे हैं तो फिर आगे आपको बोलना पड़ेगा एनी अदर स्टोरी ऑफ प्रेमचंद। तो इसलिए वो तो लगा नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आप कर देंगे द स्टोरी ऑफ प्रेमचंद इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर स्टोरी ऑफ एनी अदर राइटर। तो इसलिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द टीचर्स ऑफ द स्कूल, ये सही है पार्ट यहाँ तक। वर सही है, इंस्ट्रक्टेड सही है, इंस्ट्रक्ट किया गया उनको किसी के द्वारा। इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवेल्युएशन, ये एन गलत है यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी बॉबल साउंड आती है, वहाँ पर हम एन लगाते हैं, और यहाँ पर भी या की साउंड आती है। ये या जो होता है, ये या को अब यदि आप इंग्लिश में आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप ऐसे ही तो लिखेंगे या को बाई ए। ठीक है, और बाई क्या है? बाई एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट से पहले यहाँ पर हम ए लगाएंगे, बॉबल से पहले हम एन लगाते हैं। तो यू वाले जितने भी वर्ड हैं जिनमें या की साउंड आ रही है उनसे सभी से पहले हम ए लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ करेक्ट यूजेस के एग्जांपल दिए हैं। ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू आ रहा है यहाँ पर, ए यूनियन, ए यूनिटी और ए यूरोपियन। ठीक है, आर्टिकल में आप साउंड देखते हैं, आप ये लेटर नहीं देखते। जैसे ये ई लगा है तो इससे पहले एन नहीं लगाना है, इससे पहले जैसे यू लगा है तो इससे पहले आपको एन नहीं लगाना है, आपको साउंड देखनी है, आपको लेटर नहीं देखनी है। देखिए यूनिवर्सिटी में भी यू है और अम्ब्रेला में भी यू है, लेकिन यूनिवर्सिटी की साउंड क्या है? यू आ रहा है। अम्ब्रेला में क्या आ रहा है? अम्ब्रेला में आ रहा है, तो इसलिए अम्ब्रेला से पहले हम क्या लगाएंगे? अम्ब्रेला से पहले हम लगाएंगे एन। दोनों में एक ही लेटर है, इसमें यूनिवर्सिटी में भी यू है और अम्ब्रेला में भी यू है, लेकिन दोनों की साउंड अलग अलग है, दोनों का फोनेटिक्स अलग अलग है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में हम ए लगाएंगे और अम्ब्रेला में हम एन लगाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इसके डेफिनेटली आते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म एक थोड़ा सा अनकॉमन सा वर्ड है, क्योंकि इन वर्ड्स की स्टूडेंट तैयारी कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिटी, यूरोपियन, अम्ब्रेला। यूनिफॉर्म थोड़ा सा अनकॉमन सा है, इसलिए वो कठिन सा थोड़ा सा लग रहा है इसमें, लेकिन बहुत कॉमन एरर है वो। तो नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 17। नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू ए बैराज ऑफ क्वेश्चन, मैनी क्वेश्चन। बैराज ऑफ क्वेश्चन मीन्स मैनी क्वेश्चन, सिंपल। नो सूनर, देखिए इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 3-4 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, और वो सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नो सूनर एक नेगेटिव वर्ड है, पहले तो ये समझिए। तो जब नेगेटिव वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाते हैं, सब्जेक्ट को बाद में लाते हैं। तो एक ये भी आप समझ लीजिए यहाँ पर कि नो सूनर के बाद नो सूनर आई डिड नहीं बोलूँगा मैं, हमेशा बोलूँगा नो सूनर डिड आई या नो सूनर हैड आई। तो नो सूनर चूंकि नेगेटिव वर्ड है, सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, उसके बाद मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा। नो सूनर आई डिड नहीं बोलूंगा मैं, नो सूनर डिड आई बोलूंगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये नो सूनर और नो सूनर एक रिलेटिव कोरिलेटिव कंजक्शन है।
ठीक है। कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या होता है, जैसे ईदर और, ईदर के बाद और आता है, नीदर के बाद नॉर आता है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, उसी तरीके से नो सूनर के बाद देन आता है। ठीक है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए इसको आप याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ई आर आ रहा है नो सूनर में। ठीक है। और ई आर किस में आता है, ई आर आता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, जैसे बेटर, हायर, आपका फास्टर, स्लोअर, डार्कर, इनमें सब में ई आर आता है। तो इनके बाद हम क्या लगाते हैं, डार्कर देन, ठीक है, हायर देन, फास्टर देन, सुपीरियर देन, ये लगाते हैं हम इनके बाद। तो इसीलिए नो सूनर के बाद क्या आएगा यहां पर, नो सूनर के बाद देन आएगा, देन। अब ये देन लगाना कहां पर है, ये देन जो लगाना है, देखिए चूंकि नो सूनर फर्स्ट क्लॉज में आया है, फर्स्ट पार्ट में आया है सेंटेंस के, तो नो सूनर कहां आएगा, नो सूनर आएगा यहां पर, मतलब सेकंड सेंटेंस से पहले, सेकंड क्लॉज से पहले आएगा, मतलब आई के पहले आएगा यहां पर। अब इसमें एक चीज और याद रखिए, जो देन आएगा वो कौन सा आएगा, टी एच ए एन आएगा या टी एच ई एन आएगा, टी एच ए एन आएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री वाला देन है। तो इसकी भी कभी कभी गलतियां पूछ लेते हैं कि नो सूनर लगा है, देन लगा है, लेकिन देन की स्पेलिंग क्या कर दी है, टी एच ई एन। तो यहां पर क्या होगा, टी एच ए एन। तो ये कहां पर आएगा ये देन, ये सेकंड वाले क्लॉज से पहले आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लॉज से पहले क्या आया है, नो सूनर, तो ये सेकंड क्लॉज से आएगा, क्योंकि ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो एक पार्ट आएगा फर्स्ट क्लॉज से पहले और दूसरा पार्ट आएगा सेकंड क्लॉज से पहले। तो ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। एक तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया टी एच ए एन, टी एच ई एन का, एक ये नो सूनर का बताया मैंने, जिसमें सब्जेक्ट इन्वर्ट हो जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो इसको आप ध्यान रखिए। उसी तरीके से हार्डली और स्कैर्सली, उनके बाद हमेशा व्हेन आता है, नो सूनर के बाद देन आता है और हार्डली और स्कैर्सली के बाद व्हेन आता है। इसको आप याद रखिए हमेशा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आई सॉ देम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 11 o'clock। मल्टीटास्किंग एग्जाम में आया है। देखिए टाइम फ्रेजेस से पहले हम कभी भी ऑन नहीं लगाते, टाइम फ्रेजेस से पहले हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। डे और डेट से पहले हम ऑन लगाते हैं, डे और डेट। डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये हैं डे। डेट मतलब 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 11th, 12th, 13th। तो इनसे पहले हम लगाते हैं ऑन, और टाइम एक्सप्रेशंस 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इनसे हम पहले लगाते हैं एट। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ऑन, ये इसमें गलत है और आपका आंसर होगा इसमें सी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये स्कैर्सली मैंने अभी जस्ट ही समझाया है, और स्कैर्सली के बाद भी वही रूल लगेगा। ये नेगेटिव वर्ड है, सेमी नेगेटिव वर्ड है, इनके बाद पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो ये वाला पार्ट आपका सही है, लेकिन इसमें स्कैर्सली के बाद मैंने क्या लगाया, क्या बताया था अभी आपको, स्कैर्सली के बाद आता है व्हेन। तो इसलिए यहाँ पर ये सी आपका आंसर होगा, ये गलत है इसमें। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं। द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। देखिए इस तरह के कन्फ्यूजिंग जो वर्ड हैं बहुत आते हैं एग्जाम्स में। ये जो इलिसिट है, ये आपका एक एडजेक्टिव है, ये आपका एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है गैर कानूनी। ठीक है। और सेंटेंस क्या बोल रहा है, द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। सेंटेंस ये बोल रहा है कि जो रिपोर्टर था वो पुलिस से गैरकानूनी जानकारी नहीं निकाल पाया, नहीं उगलवा पाया, अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो उसका ये मतलब होगा। तो निकलवाने के लिए जो वर्ड है वो है इलिसिट, ELICIT, ये आपका वर्ड आएगा यहाँ पर इलिसिट। ठीक है। ये है आपका वर्ब। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे आप, देखिए यहाँ पर टू दिया हुआ है, तो टू के बाद क्या लगाते हैं हम, टू के बाद हम B1 लगाते हैं, 2 के 1 B1। तो B1 क्या है, इलिसिट आपका B1 है, और ये जो है इलिसिट इसका मतलब है गैर कानूनी। तो ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले लगता है। तो लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये वाला वर्ड इसमें लगेगा, ELICIT वर्ड इसमें लगेगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है SSC CGL Tier 2 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं। आपको सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से अगर एग्जामिन करते हैं तो आप उसकी एरर आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें 20 क्वेश्चन लिए हैं लास्ट ईयर के 2013 के SSC CGL Tier 2 के, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें मल्टीटास्किंग एग्जाम के लिए हैं। लेकिन ये दूसरे कॉम्पिटिशन है लाइक बैंक PO, रेलवे, SSC, उसमें भी ये बहुत यूजफुल हो सकते हैं। और इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हैं सारे, कई सारे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे इसमें।
तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या इसमें कमी है, क्या मैं और चीज़ जोड़ सकता हूँ, किस चीज़ से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, किस चीज़ से आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल पे जो पढ़ाई होती है, जो गाइडेंस आपको दिया जाता है, वो पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो इसलिए हमारे जो स्टूडेंट्स का रेशो, सक्सेस रेशो भी बहुत अच्छा है और काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू।